हेलो बच्चों, मैं सूरज सर आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल द मार्गदर्शक में स्वागत करता हूं। बच्चे, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की बायोलॉजी। क्लास 10th की बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण में हम लोगों ने अमीबा में पोषण देख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में पाचन। क्या पढ़ेंगे? मनुष्य में पाचन। तो मनुष्य में पाचन पढ़ने से पूर्व हम कुछ चीज़ें जानेंगे कि जैसे बच्चे जो भोजन का पाचन होता है वो एक हमारे शरीर में एक संरचना होती है जिसे हम आहार नाल कहते हैं। आहार नाल के विभिन्न भाग होते हैं और विभिन्न भागों में अलग अलग तरीके से पाचन होता है। और इन आहार नाल के विभिन्न भागों में जो पाचन होता है उस पाचन की सब अपनी अपनी विशेषता होती है। तो आहार नाल एक जो है मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार तक फैली एक लंबी संरचना जिसे हम आहार नाल कहते हैं और इंग्लिश में बच्चे एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ये 32 फीट जो है इसकी लंबाई होती है। अगर हम इसको जो है मीटर में कन्वर्ट करें तो लगभग 8.5 से 9 मीटर जो है लंबी होती है ये आहार नाल। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो पाचन की प्रक्रिया होती है बच्चे, आहार नाल के किस किस भाग में जो है इसका पाचन होता है। तो सबसे पहले मुख गुहा, जिसको हम माउथ कैविटी, ओरल कैविटी अथवा बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश के अंदर बच्चों। उसके बाद ग्रास नली है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। फिर आमाशय में पाचन होता है। आमाशय क्या है बच्चे? जो ये उभरा हुआ भाग आप देख रहे हैं ये पेट है और अंदर की जो संरचना है जिसमें भोजन जो है संग्रहित होता है उसको हम आमाशय कह लेते हैं, स्टोमक कह लेते हैं अंग्रेजी में। फिर जो है छोटी आंत में पाचन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन होता है। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं मुख गुहा में पाचन। हमने क्या बताया इसकी अंग्रेजी? बकल कैविटी अथवा माउथ कैविटी अथवा ओरल कैविटी। मुख गुहा में पाचन बच्चे जितने भी जीवधारी होते हैं, जैसे मनुष्य की, बेसिकली हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो मनुष्य जो होता है वो अपने हाथों से उठाकर भोज्य पदार्थ को मुख गुहा में ले जाता है। तो मुख गुहा में वैसे तो जो पाचन होता है ऐसा माना जाता है कि छोटी आंत में पाचन होता है या उसके पहले एक संरचना होती है, ग्रहणी में होता है। लेकिन स्टूडेंट, पाचन की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो वास्तव में मुख गुहा में ही प्रारंभ हो जाती है। और वास्तव में पाचन है क्या? ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील अणुओं में जो भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है तथा जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं वो ग्रहण कर सके, इस योग्य बनाया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रम को पाचन बोलते हैं। मतलब पाचन में वास्तव में होता क्या है कि जो जटिल अणु होते हैं उसको भौतिक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सरल अणुओं में, घुलनशील अणुओं में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा, ये जो है एक फिजियोकेमिकल रिएक्शन है, मतलब भौतिक रासायनिक। अब आप कहेंगे कि सर ये भौतिक रासायनिक प्रक्रिया कैसी है? तो देखिए, जब भोजन हम मुख गुहा में लेते हैं तो खूब तेज चबाते हैं, पीसते हैं। उसके बाद जो है उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो जो है क्रिया करते हैं और उसको अनेक भागों में कन्वर्ट कर देते हैं, अनेक रूपों में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी हम पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो फिलहाल जो है, और पाचन का जो मुख्य कार्य है कि इससे जो है ऊर्जा का हम निर्माण कर सकें, ऊर्जा के रूप में हम प्राप्त कर सकें। तो चलिए देखते हैं मुख गुहा में पाचन। तो स्टूडेंट, जैसे ही हम भोजन को ग्रहण करते हैं वो मुख गुहा में जब पहुंचता है तो हमारे मुख गुहा में जो है दांत पाए जाते हैं। मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं और ये गर्तदंती तथा विषमदंती होते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है ना। और ये दांत जो है हमारे जबड़ों में किस आकृति में जो है बंधे रहते हैं, धंसे रहते हैं? तो अर्धचंद्राकार आकृति में होते हैं। और मुख गुहा में जो है टोटल वयस्क में 32 दांत होते हैं और इसमें 20 दांत द्विबार दंती होते हैं। 20 दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं।
इसको द्विबार दंती कहते हैं। और दांत के ऊपर जो मोटी परत होती है उसको इनेमल कहते हैं। वैसे जब ये बायोलॉजी साइंस डेवलप नहीं हुआ था उतना विस्तृत, या इस पर कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा खोज नहीं हुई थी, तब दांत को एक अस्थि माना जाता था, हड्डी माना जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उसके भीतर जो इनेमल होती है, उसके भीतर ये सबसे कठोर परत होती है इंसान के अंदर बच्चों। उसके बाद जो है दंत होता है, फिर पल्प गुहा होती है ना। तो जैसे लोग कहते हैं कि कीड़े लग गए, तो वो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो पल्प गुहा में पहुंचकर जो शर्करा हम लोग यूज किए रहते हैं उसको जो है अम्ल में बदल दिया जाता है, जिससे दंत क्षरण होता है। और दांतों का जो अध्ययन है बच्चों उसको डेंड्रोलॉजी कहते हैं। समझ रहे हैं? तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो दांत जो भोजन मुख गुहा में पहुंचा रहता है उसको चीरते हैं, फाड़ते हैं, काटते हैं, और उसके बाद जो है भोजन में लार जो है मिक्स होती है, और लार जिह्वा जो एक मांसल ग्रंथि है इस पे पाई जाती है। तो जो लार होती है बच्चों, लार मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, और पर डे ½ लीटर जो है, इसको 1.5 कर दीजिए, 1.5 लीटर, 1.5 यानी कि पर डे जो है 1.5 लीटर लार स्रावित होती है। यानी कि यूं कहा जाए तो एक इंसान अपने संपूर्ण जीवन काल में इतनी लार स्रावित करता है कि उससे एक छोटा तालाब निर्मित किया जा सके। है ना आश्चर्य वाली बात बच्चों? बताइए कि हम लोग इतनी लार जो है स्रावित करते हैं कि उससे एक छोटे तालाब का निर्माण किया जा सके। अब ये लार ग्रंथियां जो है 3 प्रकार की होती हैं। पैरोटिड ग्रंथि जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, दूसरा सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। तो बच्चे ये जो दोनों ग्रंथियां हैं इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे और हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, और इस पे फोकस करते हैं। जो पैरोटिड ग्रंथि होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और यही ग्रंथि सांपों में जहर का काम करती है। मतलब इसमें जहर पाया जाता है सर्प के अंदर, जो कि सरीसृप है। उसके बाद हमारी जो जीभ होती है उसमें एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम कौन? जनरली ये बताया जाता है कि टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, लेकिन लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम स्टूडेंट क्या करता है? ये जीवाणुनाशी होता है। जैसे देखिए बचपन में जो है कुछ बच्चे होते हैं जिनको लार टपकती रहती है, खेलते रहते हैं, मिट्टी लगाए रहते हैं, उसी में कोई चीज़ गिरा रहता है तो ज़मीन में खिसकते हुए उसको लेकर मुंह में डाल लेते हैं। तो इससे जो है जीवाणु उनके शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं। तो जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है बच्चे, वो जो है उसको क्या करता है? नष्ट करने का काम करता है। अब उसके बाद फिर जो है टाइलिन और डाइस्टेज नामक एंजाइम जो है मंड का पाचन करता है। हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो मंड है उसको जो है शर्करा में बदल देता है टाइलिन एंजाइम, इसीलिए रोटी अधिक देर खाने पर मीठी लगती है। उसके बाद स्टार्च और डाइस्टेज नामक जो है भोजन होता है, डाइस्टेज और टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो कि स्टार्च का पाचन, मंड का पाचन करता है। मतलब ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, इसका पाचन करता है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन मतलब पाचन तभी संभव है जब इसमें कुछ जो है चोकर की भूमिका रहे। चोकर तो आप लोग समझते होंगे ना बच्चों। कहने का मतलब कि रोटी में जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमको एज अ चोकर मिलता है, इसलिए बहुत जो है महीन आटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि हम अगर मैदे का इस्तेमाल करते हैं तो वो जल्दी से पचता नहीं है। ठीक ना बच्चों? तो उसके बाद फिर म्यूकस आता है जो भोजन को चिपचिपा बनाता है। म्यूकस की बड़ी भूमिका होती है। म्यूकस ना रहे तो क्या दिक्कत होती है? देखते हैं हम ऑफलाइन क्लास में देखते हैं कि बच्चे क्लास के अंदर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं ना, और उसके बाद जब टीचर को देखते हैं तो फटाक से उसको जो है पॉकेट में डाल लेते हैं। तो बताइए कि जो खाए रहते हैं वो कैसे अंदर जाएगा?
तो वो ये क्या बोलते हैं, ये जो म्यूकस होता है धीरे धीरे फिर ऐसे प्रयास करते हैं कि कैसे खिसक जाए, टीचर देख ना ले, लेकिन उसमें जो है उनकी कम और वो जो म्यूकस है उसकी बड़ी भूमिका रहता है। धीरे 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 भोजन को क्या करता है, खिसका देता है, नहीं तो बच्चे की हालत ख़राब हो जाए और बच्चे सोचते हैं कि अरे ये तो गजब हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो म्यूकस होता है वो भोजन को चिपचिपा बना देता है और धीरे धीरे भोजन खिसक जाता है। नहीं तो देखिए कभी कभी चावल जो है हम खाते रहते हैं तो वो फंस जाता है, तो तुरंत हम पानी पीते हैं ना। तो जब तक म्यूकस खिसका पाता है खिसकाता है, नहीं तो फिर हमको जो है किसकी ज़रूरत पड़ती है, जल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक स्टूडेंट, तो ये कुल मिला के जो पाचन की प्रोसेस है इसमें तमाम जो है आर्गन, तमाम अंग भाग लेते हैं, तमाम तंत्र भाग लेते हैं, इसलिए हम इसको डाइजेस्टिव सिस्टम कह देते हैं। अब बच्चे ये तमाम जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होती हैं, मतलब कि पाचक ग्रंथियां होती हैं ना, जैसे पेप्सिन, रेनिन, एंजाइम होते हैं और ये जो है भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। हम लोग आगे जो है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर जो दूसरा पार्ट है मतलब मुख गुहा का जो है ग्रास नली, अगला क्या लिखें, ग्रास नली। मुख गुहा का अग्रभाग होता है ना, इसको फूड कैनाल बोलते हैं। भोजन इसी के माध्यम से धीरे 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 प्रवेश करता है। ग्रास इकट्ठे भोजन आमाशय में नहीं गिरता है बच्चे, आराम से धीरे 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 खिसकता है। इस गति को क्रमानुकुंचन गति बोलते हैं। उसके बाद ये जो ग्रास नली होती है, ग्रास नली ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, समझ रहे हैं। और भोजन नली का जो है ये अग्रभाग होता है। ग्रास नली से भोजन जो है शरीर में प्रविष्ट करता है, मीन्स आमाशय में जाता है, और जो ग्रसनी होती है उससे वायु जाता है, वायु जाती है, मतलब जो हम श्वसन क्रिया करते हैं। तो कहने का मतलब बच्चे ये हुआ ग्रास नली, इसमें कोई पाचक ग्रंथि नहीं होती है ना। इसमें क्या हमने लिख रखा है, भोजन को ढकेलने के लिए क्रमानुकुंचन गति होती है, समझ रहे हैं। और ये जो ग्रसनी होती है इससे वायु जो है शरीर में प्रविष्ट करती है। तो कहने का मतलब कि जो पाचन होता है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। पाचन की प्रक्रिया आप लोग देख पा रहे होंगे कि कैसे कैसे, अभी तो हमने केवल मुख गुहा और ग्रास नली में पाचन देखा, इसके बाद आमाशय में, फिर छोटी आंत में पाचन होता है। तो ये सब चीज़ें जो है हमको जाननी होंगी कि कैसे कैसे हमारे शरीर में पाचन होता है। पोषण इसके पहले ही हम लोग देख चुके थे। तो जो फिर इसके बाद भोजन क्रमानुकुंचन गति से धीरे धीरे जो है जे आकार की ग्रंथि में पहुंचता है, जिसको आमाशय बोलते हैं बच्चों। आमाशय के अंदर भोजन पहुंचता है, उसके बाद आमाशय 4 से 5 घंटा रहता है ना पचने में। इसको कुल मिला के इतना समय लगता है। देखिए आप लोग CID वाले सीरियल में देखते होंगे ना कि किसी डेड बॉडी को बता देते हैं कि कितनी देर मरे हो गया। वो भोजन जो कायम होता है, अनपचा भोजन होता है, अगर मान लीजिए 4 से 5 घंटे के अनपचा भोजन मिल रहा है तो इसका मतलब कि उसकी मृत्यु जो है 4-5 घंटे से पहले ही हुई है। अगर पचा हुआ भोजन मिलता है तो समझ जाते हैं कि 5 घंटा के बाद ही, मतलब 5 घंटा के पहले ही इसकी मृत्यु हो गई है। और यदि अगर अनपचा भोजन मिलता है तो ये जो है मान लिया जाता है कि 3 से 4 घंटे के अंदर ही इसकी मृत्यु हुई। कोई जादू नहीं होता है, इसी लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। 4 से 5 घंटा भोजन आमाशय में रहता है। उसके बाद बच्चों जो है आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और फाइलोरिक। वास्तव में जो पाचन की प्रोसेस होती है वो इन सब चीज़ों में उसकी बड़ी भूमिका होती है। ये सब चीज़ हम देखेंगे। तो वैसे अब बच्चे हम लोग, हाँ एक चीज़ तो आपको बताना भूल ही गए कि जो मुख गुहा सारा, मतलब पाचन की संपूर्ण क्रिया तो मुख गुहा में होती नहीं स्टूडेंट, तो वो 100% पाचन होता नहीं है। तो जब वो आमाशय में पहुंचता है तो हम उसको बोलस कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। देखिए अब बोलस क्या है, कभी कभी आप देखे होंगे इसको, अगर बोलस को जानना हो कि कैसे है, तो जैसे मुख गुहा में भोजन के पाचन की प्रक्रिया आप लोगों ने देखी,
अब भोजन को चबाते चबाते बोलस तो बन ही जाता है मुख गुहा के अंदर। फिर कभी ऐसी घटना हुई हो कि भोजन चबाते चबाते एक आध कंकड़ या पत्थर मिल गया हो, तो उसको अब खूब तेज़ी से दबा दिए हों, और उसके बाद थोड़ा सा जो है शरीर में कुछ दूसरी तरह की एक्टिविटी हुई तो उसको हथेली पर थूक लेते हैं, और उसमें से अगर बढ़िया भोजन रहता है तो खा लेते हैं, नहीं तो फेंक देते हैं ना। तो ये है बोलस। अगर मनपसंद होगा तो ठीक है फिर से ले लेते हैं, नहीं तो फेंक देते हैं, और ये जो है बोलस कहलाता है। तो संपूर्ण पाचन तो हुआ नहीं रहता है, तो बोलस वाला भाग जो है कायम कहाँ पहुँचता है, जे आकार की ग्रंथि में, जिसे हम आमाशय बोल लेते हैं। उसके बाद हमने बताया आपको कि आमाशय जो होता है उसके 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और फाइलोरिक। इसमें जो है कार्डियक बताएंगे, कल हम आपको बताएंगे, ये हृदय के समीपस्थ वाला भाग होता है, इसलिए इसको कार्डियक बोलते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान से समझिए, पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ज़रूर जो है इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करेंगे, और इन सब चीज़ों को, पिछली जो चीज़ें हैं कवर किए रहेंगे बच्चे, तो आपको नेक्स्ट वीडियो पढ़ने में आनंद भी आएगा और समझ में भी आएगा। तो कल का जो हमारा आपका लेक्चर होगा वो जो है आमाशय के तीनों भाग कार्डियक, फंडिक और फाइलोरिक पर डिपेंड होगा। तो आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे बच्चे। सभी क्लास 10th के विद्यार्थियों को इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभी बच्चों को गुड नाइट, नमस्कार।